हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की जो पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं कपिल शानिल ने आपकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करने के लिए। आज हमारी क्लास रहेगी। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉमन डिजीज के कुछ क्वेश्चन। कॉमन डिजीज जो कि हालांकि है तो साइंस का टॉपिक, लेकिन जो केवीएस है उसने इसको ईवीएस में भी शामिल किया है। और इसके अलावा बाकी एग्जाम में केवीएस में तो ईवीएस में स्पेशली टॉपिक दिया हुआ है कॉमन डिजीज का, लेकिन बाकी सभी ऑल एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हम इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कल इसके अलावा बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। बाद में टेस्ट के हिसाब से जो हमने क्वेश्चन और तैयार किए हुए हैं वो टेस्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन हैं उनकी क्लास हम अलग से लेके आएंगे आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, ड्यू टू contraction of eyeball but a long sighted eye can see only। और उसको कैसे करेक्ट भी कर सकते हैं। नेत्र गोलक के संकुचन के कारण दीर्घ दृष्टि वाली आंख केवल क्या देख सकती है। देखिए, दीर्घ दीर्घ दृष्टि मतलब लॉन्ग साइटेडनेस की बीमारी हो गई है, और लॉन्ग साइटेडनेस में केवल फार ऑब्जेक्ट ही दिखाई देते हैं, जो नियरर ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देते। ठीक है। और इसने कहा कि आई बॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। आई बॉल ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जो रेज आती है बाहर की तरफ से, जो रेज आती है वो फोकस इसके पीछे बनाती है। तो इसको और भी ज़्यादा ज़्यादा कन्वर्ज करने के लिए देखिए, दो लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, जो कि लाइट्स को आपस के एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर देता है। दूसरा होता है कनकेव लेंस, जो कि लाइट को एक दूसरे से दूर कर देता है। ठीक है। तो अब हमें देखिए, अब कन्वर्ज करने की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं ताकि लाइट और ज़्यादा अंदर की तरफ मुड़ जाए और फाइनली ये यहाँ पर रेटिना पे आकर फोकस पे वो बना दे, अपनी इमेज बना दे। फार्दर ऑब्जेक्ट्स विच इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, ये ठीक रहेगा आंसर, क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट है, दूर की वस्तु तो वो देखता है, और इस बीमारी को उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर सकते हैं। फार्दर ऑब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि और भी ज़्यादा दूर जाके वो इमेज बनेगी रेटिना के बहुत पीछे। नियरर ऑब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव कन्वेक्स लेंस, बिल्कुल गलत है। नियरर ऑब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस, ये जो है ये शॉर्ट साइटेडनेस के लिए ठीक रहेगा। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि आई बॉल जो हो पीछे की तरफ लंबा हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। इसकी वजह से जो फोकस होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। इसके लिए हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं ताकि लाइट बाहर की तरफ हो पहले डाइवर्ज, और उसके बाद फिर से फोकस हो तो रेटिना पर इमेज बन जाए। तो इस तरीके से हमारा आंसर ए हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, यह एक आनुवंशिक विकार है। इफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग। Affected person has mental retardation. Affected person has furrowed tongue with open mouth। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें अर्ली एजिंग दिखाई देती है, आदमी जल्दी बूढ़ा होता हुआ दिखाई देता है। एक मूवी भी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन उस बीमारी से पीड़ित था। ठीक है। और उसके फादर का रोल, अमिताभ बच्चन के फादर का रोल अभिषेक बच्चन ने निभाया था। ठीक है। इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर, यह एक आनुवांशिक विकार है, बिल्कुल ये सही रहेगा। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। 21st पेयर जो होता है उसमें प्रॉब्लम की वजह से ये हो जाता है, ट्रिपलेट फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम का 21st पेयर होता है उसमें ट्रिपलेट फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि जो दो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है जिसकी वजह से होता है। इफेक्टेड पर्सन हैज मेंटल रिटार्डेशन, ये तो बिल्कुल सही है। डाउन सिंड्रोम में प्रभावित व्यक्ति मानसिक मंदता का, यानी कि मानसिक रूप से वो विकलांग होता है। इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी ठीक हो गया। और ये दूसरा गलत है, तो नोट पूछा है, हालांकि हमारा आंसर मिल गया है। लेकिन इफेक्टेड पर्सन हैज फरोड टंग विद ओपन माउथ, तो प्रभावित व्यक्ति के में खुले मुंह, ये ट्रांसलेशन पे ध्यान मत दीजिए, बहुत गड़बड़ ट्रांसलेशन है। तो क्या होता है कि जैसे माउथ होता है तो नॉर्मल जो माउथ होता है वो उसकी शेप इस तरीके से होती है, लेकिन जो इस चीज़ से ग्रसित होता है, जो इस चीज़ से ग्रसित होता है उसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर का होठ होता है इसमें ऐसे कट बन जाता है। ठीक है। तो होठ में कट बन जाता है और बच्चे जो ये दांतों तक
इसमें से मतलब पूरा होठ ही मान लीजिए कट ऐसे कट करके गायब दिखता है, तो इस तरीके से ये इसका एक सिम्टम है, तो ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, insect that can transmit disease to human are referred to as what? बताइए। वो इंसेक्ट्स जो मनुष्य को रोग पहुंचाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैरियर्स, रिजर्वायर्स, वेक्टर्स या इनक्यूबेटर्स? वाहक, जल रिजर्वायर्स मतलब ये जलाशय, हालांकि ट्रांसलेशन गलत है। रिजर्वायर मतलब होता है जहां पर वो रिजर्व होके पर सुरक्षित रहते हैं। वेक्टर्स, इनक्यूबेटर्स क्या कहलाते हैं बताइए? इसका सही आंसर है वेक्टर। और जो डिजीज इनसे होते हैं उनको कहते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज। वेक्टर बोर्न डिजीज, ये डिजीज, ये जो एंटीजन लेके आते हैं, कीटाणु लेके आते हैं, ये इनको खुद को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। ये इनके कैरियर बन जाते हैं और इनको कहते हैं वेक्टर। और जो डिजीज होता है उनको वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कि ऐसे होते हैं, जैसे मॉस्किटो। ये मॉस्किटो जितने भी होते हैं ये कैरियर होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर, बहुत सारी बीमारियां जो कीटों के काटने से होती है। चलिए शुरू कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? कौन सा डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाता है? एड्स, सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, सिफिल्स? सबसे पहले तो सिरोसिस को हटा दीजिए। दो अगर काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। सिरोसिस कॉपर की पॉइजनिंग से होता है, ठीक है। कॉपर से पॉइजनिंग हो जाए तो लीवर में की बीमारी है। लीवर की जो सेल्स है वो नष्ट होने लग जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने से भी ये होता है। तो सिरोसिस एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैलता कि आप सिरोसिस हुआ है किसी को, आप उससे मिलने गए और आपको भी वो हो गया, नहीं। एड्स की बीमारी है, ये HIV वायरस से फैलती है और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ये बीमारी दूसरे आदमी को भी हो जाती है। हाथ मिलाने से नहीं, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, ठीक है। बॉडी फ्लूइड से मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे हो जाए, या फिर सिरिंज जो यूज की है इन्फेक्टेड पर्सन को वही सिरिंज दोबारा यूज कर ले, या फिर सेक्सुअल रिलेशन जो कि अनसेफ तरीके से किए जाए उससे भी ये हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इन्फेक्टेड मदर है उसकी अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में बच्चे को भी ट्रांसमिशन की चांसेस हो जाते हैं। तो ये सिफिल्स भी ऐसी ही बीमारी है जो कि सेक्सुअल रिलेशन, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन से ही होती है, ठीक है। अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन से सिफिल्स की बीमारी होती है। एड्स भी एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल गया, हेपेटाइटिस बी भी ऐसे ही। ये तीनों बीमारियां जो है अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन से हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस बी, सिफिल्स एंड एड्स। सिरोसिस डिफरेंट थिंग है, तो हमारा सही आंसर हो गया सी, बी। बी ही पूछा है, नोट पूछा है ना, कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। One of the occupational health hazard commonly faced by worker of ceramic pottery and glass industry. सिरेमिक मिट्टी के बर्तन और कांच उद्योग में श्रमिकों द्वारा कौन सा बीमारी होती है? जो इस उद्योग में काम करने वाले लोग हैं उनको कौन सी बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं? बताइए, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर पहला है। गॉल ब्लैडर क्या होता है गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, और उसमें एक ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। उससे बाइल जूस निकलता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह हो जाती है, पित्त की थैली इसको कहते हैं, जब ये स्टोन हो जाए तो उसको निकालना पड़ जाता है। और उसके बाद ये रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आप जो है ऑयली फूड्स वगैरह ना खाएं या घी वगैरह ना खाएं। तो क्या ये बीमारी उसकी वजह से होती है? दूसरा है मेलेनोमा। मेलेनोमा क्या है? आप सभी को पता है मेलेनोमा क्या है?
ठीक है। ये मेलेनोमा आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की स्किन वाइट होने लग जाती है। ठीक है। तो वाइट होने लग जाती है, मतलब उनकी स्किन का कलर पहले कुछ और होता था। ठीक है, लेकिन अब उसका स्किन का कलर वैसा नहीं है और वो वाइट वाइट सा हो जाता है। उसके कारण ये होता है कि हमारे बॉडी में जो सेल होती है, कुछ सेल ऐसी होती है जो कि पिगमेंट बनाती है, हमारी बॉडी का कलर बनाती है। जब ये पिगमेंट बनाने वाली सेल के अंदर कैंसर टाइप का कोई कलर वो हो जाता है, बीमारी हो जाती है, और ये पिगमेंट नहीं बनाती, तो इसको कहते हैं मेलानोमा। तो सेरेमिक इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये भी नहीं है। सिलिकोसिस इज द राइट आंसर। सिलिकोसिस होता है ऐसी बीमारी जिसके जो इनहेल करने की वजह से, मोस्टली देखिए यह क्या कहा है, सेरेमिक और पोटरी और ग्लास इंडस्ट्री, तो बहुत सारी डस्ट और मिट्टी यहाँ पर होती है। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज में, और उसको इनहेल करने की वजह से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और ये बीमारी हो जाती है जिसका नाम है सिलिकोसिस। सिलिका की डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्रिस्टल टाइप की, उसको लेने की वजह से, स्टोन से, रॉक से और सैंड और क्ले, इन्हीं को मिला के आपने देखा है कि सेरेमिक से रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सही आंसर हमारा हो गया डी। स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी, किडनी में अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, तो आप सभी जानते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटो में होता है या पालक में होता है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन अगर शरीर में बढ़ने लग जाती है, तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में किडनी में स्टोन के रूप में भी हो जाता है। ठीक है, जिसे पथरी कहते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर सी हो गया। द एंटी मलेरिया ड्रग कुनिन इज मेड फ्रॉम ए प्लांट, दैट प्लांट इज विच। तो मलेरिया रोधी दवा कुनिन एक पौधे से बनाई जाती है, उसका क्या नाम है? सिनकोना। ठीक है, ट्रांसलेशन ही इन्होंने कर दिया, आंसर अपने आप दे दिया इन्होंने। तो नीम से नहीं बनती, यूकलिप्टस से नहीं बनती, सिनेमोन से नहीं बनती, दालचीनी जिसको कहते हैं। सिनकोना एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार वन, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उन्हीं में से एक प्लांट सदाबहार वन है। और इसमें सिनकोना ट्री के जो बार्क होती है, छाल जो होती है, उससे ये बनाया जाता है, कुनेन की दवा बनाई जाती है, जो कि मलेरिया में आपको ट्रीटमेंट में काम आती है। टू सस्पेक्ट HIV एड्स इन ए यंग इंडिविजुअल, विच वन इज द among the following symptoms is the most associated with it। अगर आप एड्स की बीमारी को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको ये इसका आंसर मिल जाता है। इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई एड्स की बीमारी से पीड़ित है, तो इनमें से कौन सा एक जो है चीज जो है आपको बता देगी कि यस, ये इससे पता चल जाएगा कि हाँ वो पीड़ित है। सिम्टम, लॉन्ग स्टैंडिंग जॉन्डिस एंड क्रोनिक लिवर डिजीज। हालांकि लॉन्ग स्टैंडिंग आपको यहाँ लंबे समय से चली आ रही पीलिया और पुरानी जगर की बीमारी आपको कंफ्यूज कर सकती है। सीवियर एनीमिया, हालांकि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं ऐसे व्यक्ति को सीवियर ही होंगी। क्रोनिक डायरिया, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से दस्त लग जाना। सीवियर पर्सिस्टेंट हेडेक, लगातार जो है सिर में गंभीर रूप से सिर दर्द रहना। तो इसका सही आंसर होगा क्रोनिक डायरिया। अगर आप डिजीज को पढ़ेंगे डिटेल में तो ये एक सिम्टम होता है। इसके अलावा और भी कई सिम्टम होते हैं, जैसे वेट लॉस हो जाना बहुत जल्दी से, ठीक है, रात को बहुत ज़्यादा स्वीट आना, पसीना आना, और भी कई तरह की चीज़ें हैं। और इसमें एक गंभीर रूप से दस्त लग जाए अगर किसी को, छोटी छोटी बीमारियां भी गंभीर हो जाती हैं जब HIV से आदमी पीड़ित होता है। हाइपरटेंशन इज टर्म यूज फॉर व्हाट। हाइपरटेंशन किस चीज के लिए, किस सिचुएशन के लिए यूज की जाती है? इंक्रीज इन हार्ट रेट, हृदय गति में वृद्धि हो जाना। डिक्रीज इन हार्ट रेट, हृदय गति में कमी आ जाना। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में कमी हो जाना। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो रक्तचाप में वृद्धि हो जाना। बताइए हाइपरटेंशन कौन से रिलेटेड है? आप सभी जानते हैं कि कहते हैं कि मुझे हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई या हाई BP की बीमारी हो गई है, और ब्लड प्रेशर इसको कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर हो गया, ये डी आंसर हो गया। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती है, नॉर्मली उसमें पैसेज स्मूथ होता है तो ब्लड इजीली फ्लो करता रहता है। लेकिन हमारी फूड हैबिट या हमारी जो हैबिट्स होती हैं डेली, सीडेंट्री हैबिट, बैठ के काम करना,
और कम एक्टिव रहने की वजह से हम डाइट अगर उतनी ही रखते हैं तो हमारी इन आर्टरीज के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो हो जाती है, मतलब कुछ कोलेस्ट्रॉल टाइप की चीज़ें जो है, फैट जो है वो जम जाता है, और ये फैट जैसे यहाँ जम गया है तो ये पैसेज भीड़ा हो गया, ठीक है, ये पैसेज जो है वो नैरो हो गया है। तो इसकी वजह से जो ब्लड पीछे से आ रहा है वो तो उतने ही प्रेशर के साथ जो है भेजा जा रहा है। तो अब हार्ट जो ब्लड को भेज रहा है पंपिंग करके, वो हार्ट प्रेशर जो है, जैसे पाइप के मुंह को आगे से अगर हम थोड़ा सा भींच दें तो वो पाइप का प्रेशर बढ़ जाता है, पानी का प्रेशर, क्योंकि पीछे से पानी उतना ही आ रहा है। तो उसी हिसाब से ये ब्लड जो है वो हार्ट की, ये जो हमारी आर्टरीज और वेन है, इसमें जो प्रेशर डालता है वो बढ़ जाता है। और ये सिम्टम होता है कि हाँ हम हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉकेज हो जाए तो यहाँ पर हार्ट अटैक के चांस हो जाते हैं, स्ट्रोक के चांस हो जाते हैं। तो ये हमारा डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। acute lead poisoning is also known as what? जब लेड की पॉइजनिंग हो जाए तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म क्या होता है? इसमें हमारे बॉडी ऑर्गन सुन्न होने लग जाते हैं। लेड की पॉइजनिंग, अगर शीशे से पॉइजनिंग हमारे शरीर में हो जाए, शीशा अगर हमारे शरीर में जाए, ठीक है, देखिए हमारा शरीर चीज़ों को एक्सेप्ट तो करता है लेकिन वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में करता है, और कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, कुछ की नहीं होती है। तो लेड की आवश्यकता कहीं पर भी आपको नहीं होगी शरीर में, कहीं पर नहीं लिखा मिलेगा कि ये मिनरल्स है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ये जो भी चीज़ ऐसी होगी जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो जैसे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट की आवश्यकता है विटामिन के वगैरह बनाने में, लेकिन कैडमियम है, जैसे कैडमियम की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से लेड है, पीबी है, उसको वो नहीं है। तो प्लम्बिज्म की बीमारी हो जाती है जिसमें जो हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी और पार्ट्स जो है वो सुन्न होने लग जाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है जैसे वर्किंग नहीं कर रहे हैं। तो ये लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है। तो मैंने कैडमियम का जिक्र इसलिए किया कि इटाइटाइज डिजीज जो है वो इसी की वजह से हो जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी के अंदर। तो ये बीमारियां जो हैं वो पोल्यूटेंट की वजह से होती है, हमारी कुछ कॉमन बीमारियां जो पेपर में आती है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर होम? किसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सिफारिश की जाती है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, टेटनस के लिए, कोलरा के लिए, या यक्ष्मा के लिए? अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस को यक्ष्मा भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, ठीक है, क्षय रोग भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हो गए। उसके बाद टाइफाइड है, आंतों का ज्वार, अंतों का बुखार हो जाता है, टेटनस है, ठीक है, और इसके अलावा कोलरा है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किसके लिए रिकमेंड की जाती है? तो ये ओरल रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन वर्ड से मतलब है पानी का लॉस हो गया था, इसलिए उसको रिहाइड्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा लॉस जो है वो कोलरा के अंदर ही होता है, ठीक है। कोलरा के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैजा जिसको कहते हैं, उल्टी दस्त लगते हैं तो वाटर लॉस हो जाएगा, और पानी के अंदर डिहाइड्रेशन की सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। और डिहाइड्रेशन अगर होगा तो हम बॉडी के अंदर फ्लूइड कम होगा तो हम डेथ की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हम रिहाइड्रेशन ओआरएस जिसे कहते हैं उसको यूज करते हैं। इसमें एक निश्चित मात्रा में नमक और चीनी होती है, जिसको 1 लीटर पानी में मिला के, पैकेट को मिला के उसको यूज किया जाता है। तो ये कोलरा के अंदर किया जाता है। ये सारे ही बीमारियां जो यहाँ लिखी हुई है ये बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंट देने की कोशिश है कि जो पुरानी बीमारियां हैं, ठीक है, जैसे टीबी है, टाइफाइड है, आंत ज्वर जिसको आंतों का बुखार कहते हैं, या टेटनस है, ये सारी की सारी बैक्टीरिया से होती है। और इनका बैक्टीरिया का इतनी जल्दी से अपने आप को रिफॉर्म नहीं करता, इसकी वजह से इनकी दवाइयाँ भी बन चुकी हैं। इन इन टेस्ट को मैच कीजिए बीमारी के साथ। कौन सा टेस्ट कौन सी बीमारी में यूज होता है? एड्स, प्लेग, टाइफाइड, इधर दिया है विडाल टेस्ट, वेसन स्टेन टेस्ट, एलिसा टेस्ट, या मॉन्टोक्स टेस्ट। तो आप सभी को पहचानना है। अगर आप नॉर्मली बीमार हुए हैं आपके घर में और आप साथ गए हैं, तो वहां पर आपको रिपोर्ट मिली होगी और रिपोर्ट में वो टेस्ट के नाम होंगे, ठीक है। एड्स के लिए यूज किया जाता है एलिसा टेस्ट। तो 1 का 3 पहले मैच करें, तो ये कट गया और ये कट गया। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए, एलिमिनेशन मेथड यूज करें, ऐसे क्वेश्चन में नहीं आता है तो। टाइफाइड के लिए आप सभी जानते हैं, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। कंफर्म करें, टाइफाइड के लिए विडाल ही होता है या कोई और होता है?
बिल्कुल सही है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। साल्मोनेला टाइफी जो एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी, उससे ये बीमारी होती है, इसी को डिटेक्ट करता है ये विडाल टेस्ट। और उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि आप टाइफाइड से ग्रसित है, यानी कि सी का 1 होना चाहिए। तो अब सी के 1 के लिए ये भी कट गया है, हमारा ऑप्शन हमारा बी हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें बी नहीं पता है, प्लेग। तो प्लेग, ये देखिए बी का 2 हमें वैसे ही पता चल गया। वेसन स्टेन टेस्ट होता है प्लेग के लिए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं बहुत सारे। ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं ये वंशानुगत बीमारी होती है। ठीक है, या फिर जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो ह्यूमन का ओव्यूल और मेल का स्पर्म जो है वो मिलते हैं, तब हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे पेयरिंग गलत हो जाए तब भी ये बीमारी हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। वुमेन स्पर्म फ्रॉम सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस वाइल हर हस्बैंड डज नॉट सफर फ्रॉम इट। They have a son, a daughter. In this context, which one of the following is most probably correct? एक महिला वर्णांधता से पीड़ित है जबकि उसका पति इससे पीड़ित नहीं है। इनका एक बेटा और बेटी है। इस संदर्भ में कौन सा कथन संभवतः सबसे सही है? Both children will suffer from color blindness. Daughter suffer from color blindness while son does not suffer from it. Both children do not suffer from color blindness and son suffer from color blindness while daughter does not suffer from it. देखिए, जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। मान लीजिए फीमेल के पास दो पेयर है और उनमें से एक पे भी अगर ये है, ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, और इधर मेल के पास ये पेयरिंग होती है, ठीक है, तो इनमें से एक ही आएगा। इधर से एक्स आएगा और इधर से या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। ठीक है, अगर अगर ये एक्स ये आ गया, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ चांसेस दो तरह की पेयरिंग के हैं। एक एक्स का एक्स से पेयरिंग हो जाए और दूसरा एक्स का वाई से पेयरिंग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो जीन होता है, दो तरह के जीन होते हैं। एक डोमिनेंट जीन जो कि अपने आप को डोमिनेट करता है, दूसरा है रिसेसिव जीन। रिसेसिव ऐसा होता है जब जब यही अकेला रहे तो ये एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस पे कोई क्रोमोसोम ऐसा नहीं दिखाया था, तो इस सिचुएशन में फीमेल कैरियर हो जाती है। ठीक है, अब इसने कहा है कि ये कैरियर होने की वजह से क्या हो जाता है कि ये वाला जीन जो है डोमिनेंट इसको दबा के रखता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दूसरी थी। इसने कहा कि महिला वर्णांधता से पीड़ित है, यानी कि दोनों ही जीन इसके पास ऐसे हैं। तो ये तो श्योर हो गया कि इसके पास जो जीन आएगा वो ये आएगा, क्योंकि दोनों दोनों पर ही वो जीन है, मतलब वो जीन दिया हुआ है। अब ये जीन जब आएगा तो यहाँ देखिए ये पेयरिंग हो गई और यहाँ ये पेयरिंग हो गई। ठीक है, ये एक्स बना तो ये पेयरिंग होगी, और ये एक्स और ये वाई बना तो ये। यहाँ पर एक दूसरा जीन भी अगर इसके पास, मेल के पास अगर वैसा जीन नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, इससे पीड़ित नहीं है, उसने पहले ही कह दिया, तो ये ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर ये वाला जो डोमिनेंट जीन है इसको दबा देगा, तो फीमेल के अंदर वो दिखाई नहीं देगा। और मेल के अंदर दूसरा एक्स नहीं है तो ये डोमिनेंट रिसेसिव जीन अपने आप को दिखाएगा। तो ऐसे बच्चे को जो है रेड, येलो या रेड और ग्रीन, ये ब्लू लाइट्स, इनमें कंफ्यूजन होगा, इनको पहचानने में दिक्कत होगी, और ऐसे ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और ऐसे लोगों को नौकरियों पे भी नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड बाय प्रोटोजोआ? इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? कोलरा, हैजा, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुछ बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। यहाँ पर एक बीमारी है जिसका नाम है मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम ऐसे ही शरीर में एंटर नहीं करता। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के शरीर में से हमारे शरीर में आता है। तो जो इन्फेक्टेड बंदा है, कोई उसको मॉस्किटो ने काटा है, तो उसके ब्लड के थ्रू ये मॉस्किटो के अंदर आया, और मॉस्किटो के अंदर अपनी एक लाइफ साइकिल पूरी करता है। और लाइफ साइकिल करते टाइम जब उसके स्पोर्स बन जाते हैं छोटे साइज के, ठीक है, उस स्पोर्स को प्लाज्मोडियम जब दूसरे व्यक्ति को काटता है, तो काटने से पहले, क्योंकि हमारे शरीर जो ब्लड है वो क्लॉट होने की चांसेस हो जाते हैं, इसमें कुछ एंजाइम छोड़ता है मॉस्किटो जब काटता है, ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो, क्योंकि बहुत फाइन नेडल होती है।
और इतनी फाइन नीडल में उसकी नीडल भी वहीं फंस जाएगी ब्लड क्लॉट की वजह से। तो इसमें एक एंजाइम छोड़ता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, वो उसके सलाइवा के अंदर होता है। अब उस सलाइवा के अंदर वो स्पोर्स भी होते हैं, ठीक है, वो स्पोर्स अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमारा सही आंसर मलेरिया हो गया। ये वेक्टर बोर्न डिजीज हो गया। प्लाज्मोडियम इसका काज है प्रोटोजुआ, और वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। मॉस्किटो मलेरिया में भी देखें तो फीमेल एनाफ्लीज है। फीमेल एनाफ्लीज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फीमेल एनाफ्लीज कैरियर है। मेल एनाफ्लीज नहीं काटता है, वो पत्तों का जूस पीता है। रीजन ये है कि फीमेल को एग डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए, जो कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन से मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडिज एजिप्टी? एडिज इजिप्टी वायरस है। नहीं, ये एडिज इजिप्टी मॉस्किटो है। तो यहाँ पर एडिज इजिप्टी जो है वो वायरस, एड्स वायरस को भी फैलाता है। तो सॉरी, एड्स वायरस नहीं है, डेंगू वायरस को फैलाता है, चिकनगुनिया को भी फैलाता है, बिल्कुल, और येलो फीवर को भी फैलाता है। चिकन पॉक्स को नहीं फैलाता। चिकन पॉक्स जो होता है वो फैलता है कॉन्टैक्ट में आने से, मतलब ब्रीथिंग वगैरह होता है, किसी मरीज से आप मिलने जाए तो ये है तो वायरल डिजीज, ठीक है, ये उससे फैलता है। चिकनगुनिया, डेंगू और पीला बुखार, ये तीनों ही एडिज एजिप्टी मॉस्किटो, वो भी फीमेल एडिज एजिप्टी के काटने से फैलते हैं, ठीक है। ये साफ सुथरी जगह पे रहता है और दिन में काटता है, ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता, ठीक है, इसलिए ऊंचे बिस्तर पर दिन में सोना चाहिए। द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड बाय हुम? पोलियो के खिलाफ सबसे पहला प्रभावी टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो बच्चे हमारे साथ कोर्स में जुड़े हुए हैं उन बच्चों को हिदायत है कि वो अपने कंटेंट को जो है अपडेट करते रहें, क्योंकि ये क्लास स्पेशली उन्हीं के लिए रिवीजन क्लास के रूप में बनाई गई है। तो अगर कोई फैक्ट आपको इसमें लगता है कि आपको ऐड करना चाहिए तो ज़रूर उस फैक्ट अपडेट ज़रूर करें, ठीक है, वो चीज़ ज़रूर करें। हाँ, और दूसरा, जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक भी कीजिए अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके। कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास हो ताकि बाकी बच्चों के साथ लाइव क्लास अटेंड करें, ताकि बाकी बच्चों के साथ compete कर सके, अपनी तैयारी को मैच कर सके। तो इसका सही आंसर होगा जोनास ई साल्क, ठीक है, जॉन साल्क नाम से भी इसका नाम मिल जाता है, तो इसका सही नाम है, सही आंसर हो गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। मिनामाटा डिजीज वाज काज्ड बाय हुम? मिनामाटा एक खाड़ी है जापान के पास, ठीक है, ये पोल्यूशन से होने वाला डिजीज है, और इंडस्ट्रीज की तरफ से बहुत सारा वाटर जो इस खाड़ी में छोड़ दिया जाता था बगैर ट्रीटमेंट के, तो उसमें एक मेटल होती थी, ये ट्रांसलेशन पे मत जाइए, ठीक है, पारा कहते हैं इसको, ठीक है, मरकरी, दूसरा है लेड यानी कि शीशा, शीशे की पॉइजनिंग हो जाए, फिर है कैडमियम, कैडमियम की वजह से हो जाए, या जिंक। कैडमियम की वजह से तो हमने आपको बताया है इटाई इटाई डिजीज हो जाता है। लेड की वजह से हमने प्लम्बिज्म बताया है। अब रह गया मरकरी, तो मरकरी की वजह से होता है मिनामाटा डिजीज। वहां पर मरकरी पोल्यूशन हो गया था, उसकी वजह से मिनामाटा डिजीज जो है उस खाड़ी के नाम पर पड़ा। जापान में इसकी जो है, जापान में इसके सबसे पहले सिम्टम दिखाई दिए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म काज मलेरिया? इनमें से कौन सा टाइप का जीव है जो मलेरिया का कारण बनता है? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ या वायरस? बैक्टीरिया से होने वाली बहुत सारी डिजीज हमने अभी डिस्कस की थी, जैसे टीबी है, या फिर टेटनस है, या एक डिजीज था कॉलरा, वो भी इसी से होने वाला डिजीज था। टाइफाइड है, वो भी इसी से होने वाला डिजीज है, ठीक है। फंगस से रिंग वॉर्म होता है, ठीक है, और जो डेंड्रफ वगैरह सर पे होता है वो डेंड्रफ भी फंगस ही होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है एक, जिसको हम याद रखेंगे, और इस प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है, तो हमारा सही आंसर सी हो गया। वायरस से तो दुनिया भर के डिजीज होते हैं, कोरोना वायरस से लेकर HIV वायरस हो गया, इसके अलावा मीजल्स हो गया, मीजल्स के अलावा चिकन पॉक्स हो गया, और इन्फ्लुएंजा जो आपको कोल्ड, कॉमन कोल्ड हो जाता है उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस हो जाता है आंखों में, ठीक है, आंखें आना जिसको कहते हैं, वो वायरस से होता है। तो बहुत सारे इबोला वायरस, इबोला डिजीज हो गया, इबोला वायरस से हो गया।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट काज बाय वायरस, इनमें से कौन सा डिजीज है जो वायरस से नहीं होता है। अभी अपोजिट हो गया, ज़्यादा वायरस के होंगे और बाकी एक ऐसा होगा जो कि वायरस से नहीं होगा, 3 वायरस से होंगे और एक नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। कॉलरा बैक्टीरिया से होता है, आंसर तो मुझे लगता है आ गया। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है, मीजल्स जो है वो भी वायरस से होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ द लेंस इज, हाँ एक बात और, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिलती रहेगी और क्लासेस के लिंक भी मिलते रहेंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको हेल्पफुल होंगी तैयारी में। तो टेलीग्राम चैनल पे आप या तो द फीडियाज एकेडमी को सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाकर, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो जो लिंक दिया है उससे आप फीडियाज एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे आप KVS PRT के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और DSSB PRT के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा TGT PGT का जो 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 जनरल पार्ट है उसके लिए तैयारी के लिए भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ आपको रिवीजन क्लासेस यूट्यूब पे भी दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंस इज इन द आई बिकम ओपेक द डिजीज कॉल्ड एज व्हाट, अगर आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। मायोपिया तो शॉर्ट साइटेडनेस हो गया, इसमें निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, आई का बॉल बड़ा हो जाता है और वो पहले ही आके फोकस कर देता है, तो उसके लिए हम अवतल लेंस यूज करते हैं, यानी कि कनकेव लेंस यूज करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। एस्टिग्मेटिज्म, ये एस्टिग्मेटिज्म जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को धुंधला दिखाई देने लग जाता है और उसको दूर की भी दिखाई नहीं देती और पास की भी दिखाई नहीं देती। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस, काफ़ी हैवी होता है वो। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा भी एक आँख की ही बीमारी है। और फिर है कैटरेक्ट, कैटरेक्ट कहते हैं मोतियाबिंद को। इसमें क्या होता है, आई का जो लेंस होता है जिसमें से लाइट पास होती है वो वाइट, उसमें वाइट वाइट चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती है और वो वाइट दिखाने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मोतियाबिंद और दिस इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल लेड टू लीवर, इनमें से कौन सी मेटल की टॉक्सिसिटी के कारण से लीवर सिरोसिस हो जाता है। कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेड से तो प्लम्बिज्म की बीमारी बताई है और मिनीमाटा डिजीज बताया। कॉपर इज द राइट आंसर, जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस की बीमारी हो जाती है, लाइलाज बीमारी हो जाती है और फाइनली आदमी की डेथ ही हो जाती है, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट किया जाए, ये भी एक ऑप्शन रह जाता है। तो लीवर सिरोसिस की बीमारी तांबे की पॉइजनिंग की वजह से होती है, तो दिस इज द राइट आंसर। सो 20 क्वेश्चन आर कंप्लीटेड। ठीक है, आपको कैसे लगे बताइए, जरूर कमेंट में बताइए। और आपको शायद मैंने कुछ पूछा था कि एक क्वेश्चन आपके लिए रखा था, मुझे लगता है दूसरे नंबर पे था, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, मैंने कहा था कि ये जल्दी बुढ़ापा आने वाली बीमारी की बात है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कौन सी बीमारी है जिसमें जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, और फिल्म का भी जिक्र किया था मैंने। ठीक है, तो आप ज़रूर बताएं। उसके बाद अगर आप हमारे मोटिवेशनल तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डेली हम अब क्लास में मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ कहते ही हैं, तो आप सभी जो है मोटिवेट रहिए। किसी भी तरह की दिक्कत है आप ज़रूर मैसेज करें, टेलीग्राम पर मैसेज करें, आपका जवाब मिलेगा। आपको कोई तैयारी में स्ट्रेटजी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो टेलीग्राम पे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड द बेस्ट इज स्टिल टू कम। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आप अपना वही डेली रूटीन अपना रहे हैं जिसमें आपको कोई पेन ही नहीं लेना पड़ रहा, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप कोई ऐसा रास्ता या छोटा गोल को फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करने पड़ रहे, तो अपनी कंफर्ट जोन को तोड़िए। जो एक आपके चारों तरफ एक बंद बना हुआ है, आपने अपने आप को लिमिट में बांधा हुआ है कि मैं तो इतना ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आपको लिमिटलेस बनना है। और लिमिटलेस मतलब आपकी कोई लिमिट नहीं है। डेली अपने टारगेट्स को बढ़ाइए और डेली अपनी लिमिट्स को तोड़िए। टारगेट बना के पढ़िए। टारगेट आपका मंथली भी होना चाहिए। मंथली में मतलब आप मंथली एक रिवीजन पूरे सिलेबस का देने का टारगेट तो रखें, मुझे लगता है 15 दिन में रखें।
ठीक है। उसके बाद मंथली में 2 टारगेट हो गए, 2 रिवीजन के टारगेट हो गए, और उसी को वीकली फॉलो कीजिए और वीकली को कन्वर्ट कीजिए डेली में, कि डेली कितना करें कि वीकली का टारगेट पूरा हो। तो डेली पढ़िए, वीकली टारगेट को अचीव कीजिए, आपका टारगेट जो फाइनल है वो अपने आप अचीव हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।